हेलो एवरीवन, मैं कपिल शर्मा आप सभी का हमारे इस चैनल साईं बाबा इन्फोटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो काउंसलिंग है वो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शुरू कर दी गई है और जो भी रिक्तियां हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी जानकारी है वर्ग 2 की काउंसलिंग को लेके वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपको अपना वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट चेक करना है तो आपको सिंपली इस लिंक पर जाना है। आपको trc.mponline.gov.in ये लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आप सिंपली क्लिक कर यहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा और इसमें आपको क्या करना है कि यहां पर क्लिक करना है, लोक शिक्षण वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और जैसे ही पेज ओपन होगा तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। आपको माध्यमिक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप माध्यमिक क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर कई सारे जो भी मेन्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिशा निर्देशिका। तो आपको कहां पर जाना है, यदि आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखनी है, सिलेक्शन लिस्ट देखनी है, तो आपको प्रावधिक चयन सूची में जाना है और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा हुआ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। तो यहां पर आपको सिलेक्शन लिस्ट की बात है, यहां पर चयन सूची की लिस्ट आपको यहां पर मिलेगी। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट, सब्जेक्ट, सिलेक्शन कैटेगरी और प्रोविजनल सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी। तो आपको पोस्ट में क्लिक करना है, पोस्ट में आपको माध्यमिक शिक्षा पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पर इंग्लिश लिया हुआ है, आप अपना कोई भी सब्जेक्ट यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें कैटेगरी की, तो यहां पर मैंने लिया हुआ है अनरिजर्व। आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप ऑप्शन में क्लिक करके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गेस्ट फैकल्टी रहे हैं या थे तो आपको गेस्ट फैकल्टी में क्लिक करना है, अदरवाइज आप नॉन गेस्ट फैकल्टी में क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी कैप्चा यहां पर दिया उसको सबमिट करने के बाद जब आप शो बटन करेंगे तो प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट जारी हो जाएगी यहां पर और यहां पर नंबर्स के हिसाब से आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं इंग्लिश के लिए सेट किया है तो यहां पर आप रैंक 1 देख पा रहे हैं, इनकी है और इनका जेंडर वगैरह यहां पर दिया हुआ है, फिर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और जो भी सब्जेक्ट है यहां पर वो आपको दिखाई देगा। जो भी स्कोर है आपका वो यहां पर आपको मिल जाएगा। और एलिजिबल डोमिसाइल की बात करें तो यहां पर यस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और जो मूल निवासी नहीं है उनके लिए यहां पर नो का ऑप्शन दिखाई देगा और फिर यहां पर उनकी कैटेगरी दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको वेटिंग लिस्ट देखना है तो आपको प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में क्लिक करना है और उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का, बिल्कुल वैसा ही पेज है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट दिया हुआ है और सारे ऑप्शन वैसे ही हैं। पोस्ट में आपको वही माध्यमिक शिक्षा डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आपका यहां पर वो ले लेंगे, कैटेगरी ले लेंगे और सिंपली आपको जो भी आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो गेस्ट फैकल्टी, अदरवाइज आप नॉन गेस्ट फैकल्टी में क्लिक कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको यहां पर जो भी चीजें हैं देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही हैं। रैंक दिखा दिया है, उसके अलावा वेटिंग नंबर दिखा दिया है और बाकी सारी चीजें नंबर्स वगैरह सब दिखाए यहां पे आप अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दिशा निर्देश की, तो क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं डीपीआई ने, चलिए वो देख लेते हैं। तो बात करें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देशिका, तो आपके लिए गाइडलाइन जारी किए हुए हैं। तो गाइडलाइन में क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो गाइडलाइन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले जो आपकी जो योग्यता है, योग्यता के हिसाब से आपको जो भी फॉर्म भरते समय आपने जो भी भरा होगा, जैसे कि यहां पर बात करें संबंधित विषय जो भी आपका विषय है उसमें स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, या बात करें कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा साथ में 1 वर्षीय स्नातक बीएड होना चाहिए। और मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो भी आपने अपनी योग्यता डाली होगी उसके हिसाब से आपको वहां पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उसके अलावा बात करें आयु सीमा की बात कर लेते चलिए। तो आयु सीमा की अगर बात करें हम तो यहां पर न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष और अधिकतम आयु के लिए चलिए देख लेते हैं लिस्ट। तो जो पुरुष आवेदक हैं जो कि अनारक्षित वर्ग को फॉलो करते हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, तो उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष की है और वो तब है जब वो गेस्ट फैकल्टी नहीं रहे हों
और उसी चीज के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए 49 वर्ष उम्र दी गई है। मतलब यदि आप गेस्ट फैकल्टी नहीं है तो पुरुष आवेदक 40 साल अधिकतम आयु होगी उनकी, और अगर वो गेस्ट फैकल्टी रहे हैं तो 49 वर्ष होगी। वैसे महिला आवेदक की बात करें अनारक्षित वर्ग के लिए, उनके लिए 45 वर्ष अधिकतम आयु है नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए, और गेस्ट फैकल्टी के लिए 54 साल है। उसके बाद बात करें पुरुष महिला जो मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक रहे हो तो उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। उसके अलावा बात करें वे पुरुष महिला जो मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उनके लिए जो कि गेस्ट फैकल्टी नहीं रहे हैं उनके लिए उम्र है अधिकतम 45 साल, और जो गेस्ट फैकल्टी रहे हैं उनके लिए है 54 साल। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है, जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनके लिए 45 वर्ष, और जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए 54 वर्ष। उसके अलावा बात करें कि न्यूनतम आयु की या अधिकतम आयु की जो गणना होगी वो 1/1/2019 के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं या स्थानीय निवासी हैं उनको कंडिका 4.2 के अनुसार ही आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को आयु में छूट मिलेगी। अगर दूसरे किसी स्टेट की हम बात अगर करें तो उनके लिए वही आयु की जो सीमा है लागू होगी जो जनरल कैटेगरी के पुरुष आवेदकों पर लागू होती है। बात समझ में आई? जो जनरल कैटेगरी के पुरुष आवेदकों पर लागू होती है वही लागू होगा अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। इसके अलावा हम बात करें परिवीक्षा और वेतन की, तो परिवीक्षा और वेतन के हिसाब से देखिए जो 2018 में जो राजपत्र में जो वेतन को लेकर जो नोटिफिकेशन आया था वेतन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया है, और संशोधन के बाद जो नया राजपत्र आया था तो उसके तहत यह बताया गया है कि आपको 3 साल की परिवीक्षा में रखा जाएगा, और 3 साल की परिवीक्षा में आपको पूरा वेतन नहीं मिलेगा। यानी कि पहले साल, अगर 3 साल में बात करें तो पहले साल आपका जो भी मूल वेतन बनता है उसका 70% मिलेगा। उसके बाद 2 साल जब आपको हो जाएंगे तो 80% आपको वेतन मिलेगा, और जब 3 साल हो जाएंगे तो आपको 90% वेतन मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 साल तक आपको मूल वेतन नहीं मिलेगा। प्रथम वर्ष आपको 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% आपको वेतन मिलेगा। और इन 3 सालों के बाद जो आपका डिपार्टमेंट है वो एक एग्जाम लेगा, और जब आप उस एग्जाम को उत्तीर्ण हो जाते हैं तो चौथे वर्ष से आपको पूरा जो आपका मूल वेतन है वो मिलने लग जाएगा। इसके अलावा बात करें वे लोग जो इस काउंसलिंग के लिए जो योग्यताएं नहीं रखते हैं, तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करें कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का अपराध या उन पर कोई भी दोष सिद्ध ना हुआ हो। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, यदि आपका कोई मामला न्यायालय में चल रहा है तो आप उसके लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कि यदि कोई अभ्यर्थी है जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को हुआ हो या उसके पश्चात हुआ हो, तो उसे सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और यदि उनमें से किसी एक संतान का जन्म आपके अगर 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है या 26 जनवरी 2001 को हुआ है, तो वो जो है इस सेवा के लिए पात्र मान्य नहीं होगा। अब इसके अलावा बात करें, कोई भी अभ्यर्थी ऐसा जो कि सरकार द्वारा जो भी नियत की गई न्यूनतम आयु है विवाह की, अगर उससे पूर्व विवाह कर लिया है तो वो भी इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। बात करें प्रक्रिया शुल्क की, तो इस पूरी प्रक्रिया शुल्क के लिए जो भी आप काउंसलिंग में जो भी आप दस्तावेज वगैरह लगाएंगे और जो भी आप एप्लीकेशन जो है आवेदन करेंगे, उसके लिए जो प्रक्रिया शुल्क है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग जन के लिए 150 रुपए है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए है। और ये जो शुल्क हो वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब इसको आपको लौटाया नहीं जाएगा, भले चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो। भर्ती प्रक्रिया के चरण देख लेते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया के चरण की बात करें तो वे सभी अभ्यर्थी जो अनारक्षित कैटेगरी के हैं और जो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें जब वो एमपी ऑनलाइन में पोर्टल में जब फॉर्म भरेंगे तो उन्हें ईडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन पर यस क्लिक करना पड़ेगा। यदि वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें ईडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन पर यस क्लिक करना होगा, और अगर नहीं आते हैं तो उन्हें नो क्लिक करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो अनरिजर्व्ड हैं उन्हें ये ऑप्शन या तो यस करना पड़ेगा या तो नो करना पड़ेगा। यदि वो एलिजिबल हैं तो यस करें, यदि नहीं है तो नो करें, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो पॉइंट है वो सिर्फ उनके लिए है जो अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं, जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में आते हैं, उनके लिए यह पॉइंट नहीं है। इसके अलावा बात करें हम उन अभ्यर्थियों की जो अतिथि शिक्षक रह चुके हैं, तो अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें उसी जिले में दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। मतलब कि जो भी गेस्ट फैकल्टी हैं वो वहीं पर सत्यापन कराएंगे जहां पर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। यदि एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उनमें से कोई भी एक जिले पर वो अभ्यर्थी जो है जिले का चयन कर सकता है। और इसके अलावा बात करें, जो इसके अलावा जो है जो गेस्ट फैकल्टी नहीं रहे हैं वो चॉइस फिलिंग किसी भी जिले के लिए कर सकते हैं, किसी भी जिले के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें महत्वपूर्ण डेट की, तो ये सारे डेट तो निकल चुके हैं। आपके लिए जो दस्तावेज अपलोड करने की जो तिथि है वो 5 मार्च से 25 मार्च 2020 तक की है। और यहां से आपका जो दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो जाएगी इस पोर्टल पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये यहां पर एक आपको कॉलम दिया हुआ है जहां पर जो भी विषयवार रिक्तियां हैं वो दिखाई हुई। जैसे हिंदी के लिए 100 रिक्तियां हैं, इंग्लिश के लिए 3358, संस्कृत के लिए 772, उर्दू के लिए 18, मैथ्स के लिए 1312, बायोलॉजी के लिए 60 और सोशल साइंस के लिए 60। कुल मिलाकर 5670 वैकेंसी यहां पर हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि वैकेंसी किस हिसाब से यहां पर दी हुई है। आप यहां पर देख पा रहे हैं हिंदी का, तो कैंडिडेट टाइप देखिए यहां पर 2 प्रकार से दिया हुआ, एक तो अतिथि शिक्षकों के लिए और दूसरा जो बाकी जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए। तो हिंदी के लिए अतिथि शिक्षक की बात करें तो यहां पर टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी में यहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए टोटल वैकेंसी है 3, और इस 3 में एक जो वैकेंसी है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है, एक है एसटी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। उसके अलावा जो शेष पद हैं, टोटल जो 7 बचते हैं यहां पर, उसमें 2 हैं अनारक्षित वालों के लिए, एक है एससी के लिए, 3 है एसटी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। इसके अलावा बात करें वुमेन रिजर्वेशन की, जहां पर 50% मिला हुआ है, तो उसमें टोटल जो वैकेंसी है अतिथि शिक्षकों के लिए वो 1 है और 1 जो है वो अनारक्षित के लिए ही है। और महिलाओं की बात हो रही है तो जो बाकी शेष पद बचते हैं वो है 4, और 4 में अनारक्षित के लिए है 1, एसटी के लिए है 1, ओबीसी के लिए 1, और वैसे एक्स सर्विसमैन वाले भी अपना देख सकते हैं यहां पर। टोटल देखिए गेस्ट फैकल्टी का तो यहां पर 0 है, बाकी जो शेष पद है वो है 1 और वो भी है अनारक्षित वालों के लिए। इसके अलावा दिव्यांगजन भी यहां पर देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी 1 है और वो है ओएच कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी बाकी सभी जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं अपने सब्जेक्ट के जो भी रिक्तियां हैं वो कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस वर्ग 2 की काउंसलिंग के लिए, वर्ग 2 में जो काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो जो भी चीजें हैं वो यहां पर समझ सकें और फॉर्म भरते समय चीजों का ध्यान रखें। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। यदि आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।